हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा +1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, कोई भी अगर हमें चैप्टर पढ़ना है तो उसमें क्या हमें पता होना चाहिए हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के पीछे हमारा रीजन क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये तीन हमारे क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा होने चाहिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले। तो हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका बेसिक रीजन क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो देखो, हम चैप्टर जो है हमारा सेकंड वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो तुमने एक डाल्टन थ्योरी पढ़ी होगी, डाल्टन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पता होगा। वो क्या कहती है, जो हमारा एटम है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है। क्या हमारा वो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब क्या, अगर हम मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कुछ भी चीज में ये सब क्या मैटर है। तो अगर हम इसको सबसे छोटे पार्टिकल में जिसमें हम इसको तोड़ सकते हैं वो क्या है, हमारा एटम है। तो हमें डाल्टन थ्योरी ने क्या कहा था कि जो एटम है वो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है। लेकिन फिर साइंटिस्ट उनसे रहा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ गलत प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने आगे क्या किया, उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि अब हमारा एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहा, उसको हमने सब डिवाइड आगे कर दिया। तो हमने आगे सब डिवाइड किया उसको किस किस में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे क्या हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ, हमने एटम को आगे और सब डिवाइड कर दिया और हमें क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो इससे हमें क्या पता चला कि अब हमारा जो एटम है, हम एटम के अंदर और भी काफी चीजें हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो उसके लिए हमारा क्या ये चैप्टर आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। हमें सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। वो अलग बात है कि अब ये भी आगे फर्दर सब डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन वो सिलेबस से बहुत ही आगे की बात है और उसके बारे में भी इतनी डिस्कवरीज भी नहीं हुई है जो तुम्हारी बुक्स में है। मतलब ये लगा लो कि बहुत साल बाद ये चीज तुम्हारे बुक्स में इंट्रोड्यूस होंगी, क्वार्क्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। मतलब जो एटम जिससे बना है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमने इन पार्टिकल्स के बारे में तो पढ़ लिया, ये पार्टिकल्स कैसे एटम के अंदर अरेंज है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल, फिर रदरफोर्ड्स मॉडल, फिर बोहर्स मॉडल और लास्ट वेव मैकेनिकल मॉडल। ये पूरा क्वांटम बेस्ड है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेंगे क्योंकि इतना डीप में हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें क्वांटम इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो थ्योरीज थी, एक मैक्सवेल थ्योरी और एक प्लैंक्स थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये समझ लो, जो हमारी लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें एक मैक्सवेल थ्योरी आती है, एक प्लैंक्स थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है कि उसका वेव नेचर है, और जो प्लैंक्स थ्योरी है वो क्या कहती है, इसका पार्टिकल नेचर है। ये दोनों फिर हम प्रूव करें हमारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी थ्योरी को फॉलो करती है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आती है, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस। बहुत सिंपल है ये, जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें तुम्हें थोड़ा सा आइडिया सबका देता जा रहा हूं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, जैसे हमने क्या बोला कि एक जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उस पे दोनों नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। वैसे ही जो हम है पार्टिकल्स, उनके पास भी क्या वेव नेचर होगा ही होगा। डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आ गया, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है किसके बीच में, हमारी पोजीशन और मोमेंटम के बीच में। उसके बाद हम लास्ट क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। उसके बाद देखो हमें क्या पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है,
इनके बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, जो कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डिस्कवर कैसे हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एक तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर की बिगनिंग है। तो हम जितना समझते हुए चलेंगे हर बात को, उतना हमारा चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम अच्छे से आगे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं हम। ये वैसे तो फिजिक्स में भी पढ़ते हो तुम, लेकिन हम इसके अंदर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? ये हमारा इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो किससे हुई थी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था क्या? देखो इसमें क्या था, हमने एक ग्लास ट्यूब ली, एक ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिक्स है हमारी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड फिक्स है। जो ये मेरी नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। और इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और जो मेरा पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, उसको मैं क्या बोलूंगा? एनोड। और इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इसमें मैंने क्या, एक गैस भरी है, गैस एट लो प्रेशर। और हमने लो प्रेशर कैसे जनरेट किया है? यहां पर हमने एक वैक्यूम का यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद देखो अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट हुआ था। देखो, जब हमने इस ग्लास ट्यूब में क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई की। हाई वोल्टेज अराउंड कितनी थी वो? 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। और हमने प्रेशर कितना जनरेट कर लिया? अराउंड 10 to the power -6 mmHg। मतलब बहुत लो प्रेशर हमने जनरेट किया और एक हाई वोल्टेज अप्लाई की। तो हमने क्या देखा कि यहां से कैथोड से कुछ रेज निकलती हुई दिखी हमें। ठीक है, दिखी कैसे वो देखो अभी हम बताएंगे। ऐसे तो ये दिखती नहीं है, एक्सपेरिमेंट से हमने इसको प्रूव किया कि यहां से कुछ रेज निकल रही है जो कि कैथोड से निकल के टुवर्ड्स एनोड जा रही है। और इन्हीं को हमने क्या बोला? कैथोड रेज। न्यू क्या बोला हमने? कैथोड रेज। अब हुआ क्या देखो, अब हमने इसके बारे में पता कैसे किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रेज की, वो देखो हमने कैसे पता किया। देखो सबसे पहली बात, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ये, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। ये हमें कैसे पता किया? देखो जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हमने क्या देखा कि ये कहां डिफ्लेक्ट हो रही थी? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ही वो कहां डिफ्लेक्ट हो रही होगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे हमें क्या प्रूव होगा कि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दे हैव पार्टिकल नेचर। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? और शो मैकेनिकल इफेक्ट। देखो इसका मतलब क्या है, जब हमने यहां पर देखो, यहां पर एक पैडल रखा, पैडल एक रोटर टाइप सा था, हमने यहां पर रखा, तो हमने क्या देखा कि ये रोटेट होने लगा, ये रोटेट हो रहा है। ये रोटेट कब होगा? जब यहां से जो रेज निकल रही है, इनके जो पार्टिकल्स है उनके पास कुछ मास होगा। अगर मास होगा इसका मतलब क्या हो गया कि उनके वो कुछ पार्टिकल से बने हुए हैं। और ये क्या शो कर रहे हैं? मैकेनिकल इफेक्ट। मतलब वो देखो मैकेनिकल इफेक्ट मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये घूमने लग गया, इसका मतलब क्या होगा? कुछ मैकेनिकल इफेक्ट शो हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल गया? दे शो मैकेनिकल इफेक्ट या दे हैव पार्टिकल नेचर। देखो अगर ये इनके पास मास ना होता
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रोटेट तो कर ही ना पाते, मास है तभी तो ये रोटेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब तभी हमने क्या बोला, दे शो मैकेनिकल इफेक्ट या पार्टिकल नेचर, क्योंकि पार्टिकल के पास तो मास होता ही है। ठीक है, अगला क्या था मेरा, मेरा थर्ड था दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें कैसे पता चला। देखो स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें कैसे पता चला, जब मैंने यहां पर एक रोटर रखा तो मुझे यहां पर इसकी एक शार्प इमेज दिखी, शार्प इमेज। अगर मुझे इसकी एक शार्प इमेज दिख रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरे पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर ना रहे होते तो हमारी क्या शार्प इमेज कभी भी नहीं दिखती। तो इससे हमें क्या पता चल गया, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, हमने क्या पता किया, इनकी जो स्पीड है, स्पीड क्या है 1/10 स्पीड ऑफ लाइट। हमने क्या पता किया कि जो इसकी स्पीड है वो 1/10 द स्पीड ऑफ द लाइट है। अगली चीज, शो फ्लोरोसेंट नेचर या फ्लोरोसेंट इफेक्ट बोलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दे शो फ्लोरोसेंट इफेक्ट। देखो अब बात आती है कि फ्लोरोसेंट इफेक्ट क्या होता है। देखो फ्लोरोसेंस का मतलब बस इतना भी समझ लो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, वो ऐसा मटेरियल होता है जिसपे अगर कोई मैं पार्टिकल स्ट्राइक करवाऊंगा तो वहां पर क्या ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनके पास मास ना होता तो इसका मतलब क्या, यहां पर ब्राइट स्पॉट तो प्रोड्यूस होते ही ना, क्योंकि मास जिसपे पार्टिकल का मास ही होगा वही जाकर वहां पर फ्लोरोसेंट इफेक्ट शो कर सकता है। तो इस समय क्या पता चला, दे शो फ्लोरोसेंट इफेक्ट। और एग्जांपल क्या है फ्लोरोसेंट, अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ZnS। जो ZnS का अगर मैं कोई स्क्रीन लूंगा तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। तो हमें क्या पता चल गया, दे शो फ्लोरोसेंट इफेक्ट। और हमें कैसे पता चला, देखो मैंने जब यहां से पार्टिकल निकल रहे हैं, अगर मैं इसको एनोड को परफोरेटेड कर दूं, मतलब उसके अंदर बारीक बारीक से होल्स कर दूं, तो क्या होगा, जब ये यहां से निकलेगी यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंस मतलब यहां पर मुझे क्या ब्राइट स्पॉट से दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इससे ये भी पता चल गया कि एक तो इनके पास ये पार्टिकल नेचर है, इनके पास मास है और ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट भी शो करते हैं। क्योंकि यहां पर देखो जब यहां से निकले, जब यहां पर ये स्ट्राइक करेंगे तो यहां पर फ्लोरोसेंस हमें दिखाई दी। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट, वो क्या हमारा चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, ये इसको हम नेचर ऑफ कैथोड रेज भी बोल देते हैं कई बार, चार्ज बाय मास रेशियो को। ये हमें क्या पता चला, देखो जब हमने यहां पर गैस जो भी डाली है, गैस के नेचर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैंने यहां पर जो इलेक्ट्रोड लिए उस पर भी वो डिपेंड नहीं कर रहा, उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया, तो मेरा चार्ज बाय मास रेशियो है ना, वो गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, मैं कौन सी गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके अंदर, ना इलेक्ट्रोड्स पे, चाहे मैं प्लेटिनम ले रहा हूँ, ग्रेफाइट की ले रहा हूँ, किसकी ले रहा हूँ, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। अब रीजन ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पर जब मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो क्या हुआ, यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकल रहे हैं, कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, यहां से मूव करके कहां, एनोड की तरफ जा रहे हैं, जो पॉजिटिव प्लेट है हमारी। तो यहां पर देखो मैंने जब यहां से इंट्रोड्यूस किया, चाहे मैं गैस कोई भी लूं, इलेक्ट्रॉन का ऊपर जो चार्ज होता है वो तो चेंज नहीं होने वाला, ना उसका जो मास है वो चेंज होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहां से जो जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रोड के पास गया, उसके बाद ये इस एनवायरमेंट में मूव किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहेगा ना, और जो उसका चार्ज है वो भी वही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा पूरी प्रोसेस में। चलो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, E/m जो रेशियो है वो मेरी डिपेंड नहीं करती ना गैस के नेचर पे ना इलेक्ट्रोड के नेचर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इससे हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और उसके बारे में हमें बहुत कुछ
कुछ पता चला। उसके बाद हम देखो E/M रेशियो भी हमने निकाली थी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना, E/M रेशियो के बारे में पता चला इससे हमें। और फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हो गई। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, प्रोटॉन के बारे में पता करना है। तो प्रोटॉन के बारे में देखो, अब मेरा दूसरा क्या आ गया, प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन ये साइंटिस्ट के माइंड में कैसे आया, देखो यहां पर अभी हमने क्या देखा, कैथोड से कुछ रेस निकल के एनोड की तरफ गई। तो साइंटिस्ट, ये तो नॉर्मल सी बात है, उनके माइंड में दूसरी चीज क्या क्लिक होगी कि कुछ ना कुछ एनोड से भी तो निकला होगा जो कैथोड की तरफ जा सकता है। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, तो कुछ भी नहीं, अपैरेटस बिल्कुल सेम था। अपैरेटस क्या, हमने एक ग्लास ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो क्या हो गया हमारा कैथोड, और जो पॉजिटिव से है वो एनोड। तो इसको मैं क्या बोलूं, कैथोड, ये मेरा क्या हो गया एनोड। यहां पर मैंने अंदर क्या भरी, एक गैस एट लो प्रेशर, और यहां पर मैंने क्या, एक वैक्यूम लगा दिया। ये क्या मेरा, मैंने वैक्यूम क्रिएट किया। उसके बाद देखो, जब मैंने यहां पर हाई वोल्टेज लगाई, ठीक है, अराउंड कितनी दी, 10,000 वोल्ट, और जो मेरा वैक्यूम है वो कितना, 10⁻⁻⁻6 mMhg। और इस केस में उन्होंने क्या लिया, ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए है, देखो इलेक्ट्रोड जो हमने लिए है वो हमने क्या, परफोरेटेड ली, ये वाली जो हमने एनोड लिए, ठीक है। ये मेरी कैथोड है, वो एनोड है, वो परफोरेटेड है, मतलब क्या, उसके अंदर छोटे छोटे से हमने होल्स कर दिए, और यहां पर हमने क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। ये क्या है, मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो देखो यहां पे हुआ क्या, जब मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई की, तो देखो ये तो नॉर्मल सी बात है कि यहां से तो एनोड रेज निकली होगी, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा, हमने सॉरी यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पर भी लगाई, क्योंकि हमें क्या एनोड की स्टडी करनी है। तो यहां पर ये क्या, हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। वहां पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी नीड नहीं, क्योंकि इस टाइम पर अभी हम किसके बारे में पता कर रहे हैं, एनोड के बारे में। मेरा जो परफोरेटेड, इसमें क्या होगा, कैथोड, और ये क्या, मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। करके यहां पे देख सकते थे, लेकिन हमने क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में वो चीज देख लिया। अब हमें, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, जो एनोड से रेज निकल रही है। तो हमारा जो सारा अपैरेटस होगा वो किस पे फिक्स होगा हमारा, कि हमने एनोड रेज के ऊपर ही ध्यान देना है। तो देखो हुआ क्या, जैसे मैंने यहां पर हाई वोल्टेज लगाई और वैक्यूम क्रिएट किया, तो क्या हुआ कि यहां से तो मेरी क्या निकली, कैथोड रेज, वो तो अभी हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी देखा। लेकिन हमने एक और चीज क्या देखी, हमारी कुछ रेज एनोड की तरफ से भी आ रही थी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, फ्लोरोसेंस शो हुआ। वहां पर हमें एक ग्लो दिखा, रेड ग्लो दिखा। तो उस समय क्या पता चला, कुछ ना कुछ तो इस तरफ से भी आया है, जो कि यहां पर फ्लोरोसेंस शो कर पा रहा है। उसको हमने क्या नाम दिया, एनोड रेज। अब देखो ध्यान दो, मैंने तुम्हें बोला कुछ एनोड की तरफ से भी आ रहा है, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कुछ एनोड से आ रहा है। क्यों, देखो खुद बताओ, जब ये यहां पे मूव करते हैं, कभी तुमने सुना, अब तो तुम्हें आइडिया है, तुम्हें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसा सुना है कि प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, प्रोटॉन तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। वो तो अब तुम्हें पता है, उस टाइम पर नहीं पता था, लेकिन इस टाइम पे इतना तो तुम्हें आइडिया है। तो यहां पर हमें क्या पता चला, देखो अब हमारा पॉजिटिव चार्ज कहां से आ रहा है, देखो वो जो हमारा प्रोटॉन है वो तो मूव नहीं करता, हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात पर फोकस करना कि
एनोड रेस दिखी, बहुत सही बात है, एनोड रेस चलती हुई भी दिखी कि एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ, लेकिन वो एनोड से निकल नहीं रही थी। क्यों? वो निकल कहां से रही थी? एनोड रेस कहां से आई थी? फ्रॉम द गैस। जो हमने इसके अंदर गैस इंट्रोड्यूस की है, देखो मान लो मैंने इसके अंदर एज्यूम मैंने H2 इंट्रोड्यूस की, हाइड्रोजन गैस, हीलियम भी कर सकते हो, मान लो मैंने H2 की, ठीक है। H2 इंट्रोड्यूस करने पे देखो, अगर मैं उसका एक एटम लेता हूं, उस पर अगर मैं देखो यहां से क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहां पर मेरा क्या है? H2 गैस है, ये यहां पर इसको स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? मेरे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने यहां पर स्ट्राइक किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया, और वो एक H+ मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? टुवर्ड्स एनोड। और जो भी ये देखो पॉजिटिव चार्ज बना है, ये क्या हो गया? मेरा एनोड रेस का रीजन हो गया। अब ये कहां मूव करेगा? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और कहां पे जाएगा? टुवर्ड्स हमारा कैथोड। तो मेरा क्या हो गया? अगर मैं बोलूं कि एनोड रेस का जो एक तरह से कहां से अराइज हो रही है, ओरिजिन क्या है, तो तुम्हारा क्या आंसर होना चाहिए? फ्रॉम द गैस यूज्ड इन द ग्लास कंटेनर या ग्लास ट्यूब। और अगर मैं बोलूं व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेस, तो तुम्हारा क्या होगा? फ्रॉम द क्या आएगा? फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर हमारा बहुत बढ़िया चीज सामने आई कि, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया चीज है कि अब मेरे, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं, अब जल्दी कर ले, पिछले क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो कैसे पता चला? वो डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स, कहां पर डिफ्लेक्ट हुई? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैरी पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात क्या हुई? वो मैकेनिकल इफेक्ट या पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर कैसे किया हमने? वही चीज की, हमने क्या एक रोटर रखा, वो रोटेट करने लगा, तो उस समय क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि उनके पास पार्टिकल नेचर है, मतलब उनके पास कुछ मास है, पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, तभी तो वो रोटेट हो रहा है। तीसरा क्या था? तीसरा हमारा क्या था? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वही सीन हुआ कि शार्प शैडो में मिल रही थी। अगला क्या था? फ्लोरोसेंट इफेक्ट, वो तो तुमने यहां पर देख लिया, यहां पर फ्लोरोसेंस शो हो रही है। अगला क्या है? देखो फ्लोरोसेंट इफेक्ट, उससे अगली बात क्या आती है? जो मेरा चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो में देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात आई, ये मेरी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी। कैसे? खुद बताओ, खुद सोचो। अगर मैं यहां पर हीलियम ले लेता, ठीक है, हीलियम गैस लेता, तो उसमें क्या होता? मेरा इलेक्ट्रॉन क्या आते? स्ट्राइक करते, तो मुझे क्या दे देते? इलेक्ट्रॉन्स का मूव कर जाते टुवर्ड्स एनोड, और जो मेरा हीलियम 2+ है वो कहां जाता? टुवर्ड्स हमारा कैथोड। और एक बात बताओ, हीलियम के ऊपर जो चार्ज है वो क्या डिफरेंट है, और अगर मैं इसके मास की बात करूं वो भी हाइड्रोजन से डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे मैं गैस चेंज करूंगा, वैसे वैसे मेरा चार्ज बाय मास रेशियो भी चेंज होता रहता है। तो हमारा क्या इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूड हुआ कि जो मेरी कैथोड रेज है, वो उसका जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है वो डिपेंड नहीं करता गैस के मटेरियल पे, लेकिन E/m रेशियो ऑफ एनोड रेस डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, इसी को हमने क्या बोला? प्रोटॉन बोल दिया, लेकिन ये ध्यान रखना, प्रोटॉन हम उसे तभी बोला क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन था। अगर मैं उसको हीलियम बोल देता तो मैं उसे प्रोटॉन नाम नहीं दे सकता था, तो मैं उसको क्या बोल देता? हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। प्रोटॉन हमारे लेकिन सबसे छोटा है एक तरह से, सबसे छोटा हमारा क्या हो गया? एक तरह से H+, उससे छोटा है, तो और इसके अंदर होता भी क्या है? एक प्रोटॉन ही होता है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन बोल देते हैं। अगर मैं इसमें हीलियम यूज कर लेता और फिर मैं बोलूं एनोड रेस में जो है उसमें हमारा क्या पता चल रहा है? हमें क्या पता चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज कोई स्पीशीज है, वो एनोड रेस है, लेकिन हम उसको प्रोटॉन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज
यूनिट होता है जो कि H+ में ही होता है। हीलियम में क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो हम उसका नाम प्रोटॉन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद क्या आया, चैडविक आया। चैडविक ने क्या बोला कि कुछ ना कुछ एक और ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो कि न्यूट्रल होना चाहिए, तभी हम एटम की अच्छे से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चैडविक जो था उसने क्या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, उसके बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है। न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था, ये पता कर लो। तो उसके बाद देखो, अगर अब मैं इन सबका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज के बारे में बात करूं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अगर मैं इनके मास क्या होता है प्रोटॉन का, कितना होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, वो भी क्या होता है अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वैसे न्यूट्रॉन का थोड़ा सा एक तरह से प्रोटॉन से ज्यादा मास होता है, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली सेम ही मानते हैं। ठीक है, अगर कोई वैसे पूछे कि इन दोनों में हैवियर कौन है, तो न्यूट्रॉन होता है, लेकिन लगभग दोनों का अप्रोक्स सेम ही होता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ये क्या हो गया हमारा मास, किसके बीच में, ये क्या मेरा प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का, और ये क्या मेरा इस टाइम पे ये मास है, वो मैंने उल्टा लेवल कर दिया था। ये क्या हो गया मेरा चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये क्या होता है प्लस में, इस पे कितना होता है -1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है 0, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये मेरा क्या हो गया मास बाय चार्ज। इनको नोट कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। और अगर अब मुझे क्या निकालना, चार्ज बाय मास रेशियो निकालना, तो क्या करना है, बस दोनों को डिवाइड कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल्स। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है, जॉनसन्स, तो थॉमसन मॉडल पढ़ना है। तो क्या होगा मेरा थॉमसन मॉडल, ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, और ये सबसे पहला था। तो ये बहुत जल्दी इसके ड्रॉबैक आ गया था, तो हम इसके बारे में डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये हमारे सबसे पहला इंसान था जिसने सोचा कि उसके अंदर वो कैसे हो सकते हैं, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हम उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसने क्या बोला था। उसने क्या बोला था कि मेरा एक क्या है स्फेरिकल, एक एटम क्या मेरा एक स्फेरिकल, उसके अंदर क्या मेरा पूरा नेगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो मेरा पूरा जो है ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, और उसमें क्या मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसने क्या बोला, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता था एटम क्या होता है न्यूट्रल, तो उससे उन्होंने क्या बोला, ये हमें क्या प्रूव करता है, एटम इज न्यूट्रल। इसको
एक तरह से क्या और क्या नाम देते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं हम इसको, नाम है। होता क्या है देखो, अगर हम वाटरमेलन लेते हैं तो क्या होता है, पूरा रेड कलर का क्या है, एक तरह से अगर हम इसको रिलेट करें, जो पूरा रेड रेड कलर होता है वो क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है सारा, और जो उसके अंदर जो हम सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के वो क्या इलेक्ट्रॉन्स। और उसने क्या बोला कि उन दोनों का जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो वो क्या है हमारा इक्वल है। लेकिन ये हमारा एक तरह से फेल हो गया था मॉडल, क्यों, क्योंकि ये उसकी न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया लेकिन वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और ना ही रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसको एक्सप्लेन कर पाया था। आगे हम बढ़ते हैं, चलो अगला क्या, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक मॉडल पढ़ा था, ठीक है, एटॉमिक मॉडल, क्या था, थॉमसन्स मॉडल। उससे अगला कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल। वो पढ़ने से पहले तुम 2, 3, 4 और मैं तुम्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बता रहा हूं जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में तुम्हें डिटेल में नहीं जानना, बस एक नाम पता होना चाहिए और थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ताकि अगर तुम्हें कभी सामने दिख जाए तो तुम्हें पता हो कि भाई ये वाली चीज हमने देख रखी है, इसके बारे में हमें पता है कि ये उसका सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या है, एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, पॉजिट्रॉन को जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जो मास होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो हम इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं हम इसको। एंटी इलेक्ट्रॉन क्यों, देखो जिसका मास तो है इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन उस पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अगला कौन सा पार्टिकल है, वो है मेसोन। मेसोन क्या होते हैं, देखो ये 3 तरह के हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। और जो पॉजिटिव चार्ज है उनको हम पाई मेसोन्स बोलते हैं, नेगेटिव को म्यू मेसोन्स और न्यूट्रल को पाई नॉट मेसोन, ठीक है। इनका जो मास होता है वो अराउंड 10⁻⁻28 kg होता है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, हमें आइडिया ही लेना है, ऐसे डायरेक्ट तुमसे कभी पूछेगा भी नहीं। और ये तो बहुत ही एक तरह से एडवांस चीज है बस, लेकिन हमें क्या थोड़ा एक तरह से इनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए कि ये कुछ होते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा न्यूट्रॉन होता है वो, वैसे हमारे क्या न्यूट्रिनो, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, और उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब तो यही हुआ। और इनके जो मास की बात करें, देखो पहले हम क्या मानते थे, इनका मास एक तरह से रेस्ट मास 0 मानते थे, लेकिन 0 नहीं होता, लेकिन एक तरह से अप्रोक्सीमेटली 0 बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मास होता है इनका, ठीक है। अगला क्या, एंटी प्रोटॉन। देखो एंटी प्रोटॉन मतलब क्या हो गया कि उनका मास तो होगा प्रोटॉन जितना, लेकिन जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एंटी। एंटी मतलब जो प्रोटॉन पे एक्चुअल चार्ज होता है उसका जस्ट उल्टा, तो क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये जो हमने और थोड़े से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जाना है, ये बहुत ज्यादा है उस हिसाब से भी, लेकिन समझ लो कि अगर तुम्हें ये चीज पता है ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई हमें थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में, कि अदर पार्टिकल्स के बारे में भी, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगला मॉडल पढ़ेंगे। अगला मॉडल क्या है हमारा, रदरफोर्ड्स मॉडल। अगला मॉडल कौन सा हमारा, रदरफोर्ड्स मॉडल। थोड़ा बहुत तुमने इसका आइडिया पहले भी ले रखा है, ठीक है, तुमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखो इसमें हमारा क्या होता है, हमने क्या एक हम इसमें क्या लेते हैं, हमने क्या लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए, जो कि क्या होता है, अल्फा एमिटर। मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं मैं बताता हूं। देखो वो क्या करेगा, यहां से एमिट करेगा। उसके बाद देखो यहां पर हमने क्या लिया, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ली थी, एक गोल्ड की शीट ली थी, गोल्ड की, जिसकी जो डायमीटर था ना, सोचो डायमीटर इतना था कि बस एक तरह से जो इसकी थिकनेस है वो इतनी थी जितना एक एटम का डायमीटर होता है, ठीक है। तो हमने उसको इतना थिन लिया कि उसके जो थिकनेस है वो डायमीटर ऑफ 1 गोल्ड एटम के बराबर हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, फिर हमने यहां पर क्या लिए, हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली, लगा दी थी,
फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम क्या है कि जैसे ही कोई पार्टिकल यहां पर स्ट्राइक होगा तो यहां पर क्या फ्लोरोसेंस दिखेगी। ठीक है, हमारा आइडिया यही था। देखो ये क्या मेरी गोल्ड एटम की एक थिन फॉइल है, शीट बोलते हैं हम इसको, बोल सकते हैं गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड हमने क्यों लिया, क्योंकि उसको हम प्लेन शीट्स में ले सकते थे, इस वजह से, बस बेसिक रीजन यही था। हुआ क्या फिर हमने, देखो यहां पर हम इसको पूरी गोल्ड को छोड़ के, अगर अब हमें इसको समझना है तो हम क्या करेंगे, इसको जूम इन कर देंगे। जूम इन कैसे, हम एक एटम के व्यू के हिसाब से देखेंगे। एटम मेरा मान लो मैंने क्या किया, मैं एक एटम के रिस्पेक्ट में समझ लेता हूं, क्योंकि अगर मैंने एक एटम के हिसाब से समझ लिया तो मैं एक शीट के हिसाब से भी समझ सकता हूँ। देखो तो जूम इन करने से हमें ज्यादा एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। तुम्हें भी पता है अगर तुम्हारी कोई इमेज होती है तुम उसको क्या जूम इन करते हो ताकि तुम बारीक बारीक चीजें भी देख सको। तो हमने क्या, अब एक एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मेरा गोल्ड का एक एटम है, तो उसमें जब मैंने देखा तो मेरा क्या हुआ, मेरी जो यहां से रेज निकल रही थी, यहां से जो मेरी रेज निकल रही थी वो मेरी क्या, ऑलमोस्ट क्या हो रही थी, लगभग सारी अनडिफ्लेक्टेड थी। क्या हो रहा था, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि जैसे निकल रही है वो बिल्कुल डायरेक्ट वहां पर उसकी फ्लोरोसेंस यहां पर हमें शो हो रही थी, मतलब ब्राइट स्पॉट्स हमें यहां पर दिख रहे थे। जहां जहां पर ये स्ट्राइक हो रहे थे वहीं वहां पर हमें ब्राइट स्पॉट दिख रहे थे। क्या ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पहले सुन लो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हमने क्या एक हीलियम का एटम लिया, उसमें से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, -2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेरा क्या बन गया, हीलियम 2+। इसी को मैं क्या बोलता हूं, अल्फा पार्टिकल। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं एक हीलियम के एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो मेरा क्या बन जाता है, एक अल्फा पार्टिकल बन जाता है। ठीक है, और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल जैसे तुम बोलूं तो समझ जाया करोगे, हीलियम 2+ आयन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी समझने के लिए इट इज सफिशिएंट। तो मैंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि लगभग, अब देखो कंक्लूजन्स पे आते हैं। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप किया, जहां जहां पर ये स्ट्राइक किए वहां पर हमें क्या, ब्राइट फ्लोरोसेंस दिखी। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेरा एटम था ना, मान लो एटम, तो एटम के अंदर से जो बिल्कुल कुछ ना कुछ जहां पर हमें स्पोर्ट्स दिखे, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स बनाए। कंक्लूजन्स क्या थी, देखो हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं। ये तुमने डायग्राम देख लिया कि उन्होंने किया क्या था। अब एक बार हम समझते हैं कंक्लूजन क्या थी, उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि सबसे पहले क्या थी, ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल गए बिल्कुल वो सीधा, मतलब कि रास्ते में कोई ट्रैफिक ही नहीं, सीधा गए और वहां पर जाके उन्होंने फ्लोरोसेंस शो कर दी। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमारी कंक्लूजन क्या रही, कंक्लूजन हमारी ये रही कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। समझे क्यों, देखो अगर कोई रास्ते में कोई ट्रैफिक होगा तो क्या होगा, हम अपना रास्ता बदलते हैं, या अगर मान लो रास्ते में उसको पॉजिटिव चार्ज टकराता तो वो क्या रिपेल होता, क्योंकि इस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज मिलता तो उससे अट्रैक्ट होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए। सीधे मतलब क्या हो गया, फिर उससे क्या पता चला कि एटम जो है लगभग वो एम्प्टी है, मतलब ज्यादातर उसका जो स्पेस है वो एम्प्टी है। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या देखा, वेरी फ्यू of the alpha particles deflected by some angles। देखो उन्होंने क्या किया, वेरी फ्यू या फ्यू बोल लो भी, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स। मतलब क्या हुआ, वो जा रहे थे रास्ते में, उन्हें हल्का सा सामने से एक तरह से क्या हुआ, रिपल्शन फील हुआ, तो उन्होंने हल्का सा अपना रास्ता बदल लिया। वो देखो वो कब हो सकता है, अगर मान लो ये मेरा एटम है, यहाँ पर कोई पार्ट, यहाँ पर कुछ बैठा है, अगर जो मेरे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं
उनको यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज दिखा तो वो क्या थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि उनके सामने तो टकराव नहीं हो रहा, बस हल्का सा रिपल्शन फील हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा रास्ता बदल लिया। तो उससे हमें क्या पता चला कि अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा रास्ता बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन द एटम which covers very less volume, वेरी लेस, क्योंकि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया रास्ते में हल्की सी उनको रुकावट आई और वो मुड़ गए। तीसरी उन्होंने सबसे जो चौंकाने वाली चीज थी, मतलब वेरी फ्यू मतलब क्या हो गया 10,000 12,000 में से एक जो था अल्फा पार्टिकल, वो क्या हो रहा था पूरा 180 डिग्री वापस आ गया। वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक बाय 180 डिग्री, मतलब क्या होगा जैसे गए रास्ते में वापिस ही आ गए। वो चीज कब हो सकती है, मान लो ये मेरा एटम है, यहां से मेरा एक अल्फा पार्टिकल गया, ठीक है, तो वो यहां पर क्या हुआ, मेरा अगर मान लो कोई बैठा है, यहां पर मेरा जो अल्फा पार्टिकल गया वो वापस कब आएगा, जब उसका बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होगा। और हेड ऑन कोलिजन कितना हुआ, बहुत कम, मतलब बताया ना मैंने, एक या दो 10-12 हजार में से अल्फा पार्टिकल्स ने 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया। उसका मतलब क्या हो गया कि जो ये वाली स्पीशीज है ना जो बैठी है, जो 180 जिसकी वजह से 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया है उसने, तो वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और उससे ये भी पता चला कि जो हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों, देखो कैसे, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अगर बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन भी होगा तो क्या होना चाहिए था, देखो तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है 2+ चार्ज होता है राउंड, जो कि अगर मैं एक नॉर्मल प्रोटॉन की बात करूं या एक प्रोटॉन है उस पर क्या होता है +1 चार्ज होता है। तो उस हिसाब से अगर मान लो एक ही प्रोटॉन, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो एक प्रोटॉन से टकराता, तुम्हें पता है हैवियर कौन है ये, और चार्ज भी ज्यादा किस पे, इस पे। तो जैसे जैसे ये पास जाता ये तो धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता। खुद सोचो, ये हैवियर है, चार्ज भी ज्यादा है, और इन दोनों में होना भी रिपल्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको आगे फेंका वो बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक कर गया का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब मिलके बैठे हुए हैं। मिलके बैठे मतलब क्या होगा, एक तरह से लगा लो कि तुम किसी से लड़ने गए हो और तुम्हें पता तुम उसे हरा सकते हो, लेकिन वहां पर जाके देखा कि वो 10 बंदे इकट्ठे आ गए। तो 10 बंदे इकट्ठे आ गए मतलब क्या हो गया, अब वो एज एक तरह से बिल्कुल फैमिली लगा लो, या बिल्कुल एक तरह से इकट्ठे होके बैठे हैं कि तुम उससे लड़ने जाओगे, चाहे तुम अकेले में उसे हरा सकते थे, लेकिन वो क्या है पूरे इकट्ठे होके बैठे, झुंड में बैठे हैं। तो जिसकी वजह से ये 180 डिग्री बाउंस बैक कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड in a small volume, जिसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। आई समझ? तो हमने रदरफोर्ड ने इन सबसे क्या ये चीजें कंक्लूड की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। ये तो उसने बस कंक्लूजन दिया और उससे मतलब उसने जो चीज देखी उसके हिसाब से कंक्लूड किया। और इसके अंदर एक और बात भी थी, वो तो तुम्हें वैसे भी पता है, एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसका मतलब क्या हो गया, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। तो उसका जो अब हम लिख लेते हैं कि मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से क्या था। देखो सबसे पहली बात, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड in a small volume, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। दूसरा क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस
इन द एटम इज एम्प्टी। तीसरा क्या था, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बस हम उसका मॉडल बता रहे हैं कि उसने क्या फिर कंक्लूड किया सबसे। तीसरा बात क्या बोली उसने, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब उन्होंने उसको क्या कह दिया कि मान लो मेरा न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उससे अगला क्या था, वो तो नॉर्मल है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब दैट इज पॉजिटिव चार्ज का जो वो है अमाउंट इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये उसने क्या, रदरफोर्ड ने एक पूरे अपनी पोस्टुलेट्स दी, मतलब उसने एटॉमिक मॉडल जो बोला कि एटम ऐसा होता है। और उसने एक और चीज दिया, उसने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या, जो कि हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट, इसको स्मॉल आर कर लो, फर्क नहीं है वैसे, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहां पर आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 1.13 इंटू 10⁻⁻15। ये मेरी आर नॉट की वैल्यू होती है। वन पॉइंट 33 होती है, ठीक है। हम अराउंड 10⁻⁻15 ही लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है मेरा इसके अंदर, ए मेरा है यहाँ पर मास नंबर, और मेरी इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ एनी